ताकि एक बार टॉपिक को हम रिवाइज करके फिर हम प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़े। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन से होते हैं? एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड्स ट्रेडिंग अकाउंट, P&L account, balance sheet. For non-trading concern, it includes income and expenditure account and balance sheet. ये financial statements किस तरीके से business prepare करता है ये हम पढ़ चुके हैं। But ये financial statements sufficient नहीं होते हैं for taking decisions। काफी सारे decisions लेने के लिए ये financial statements को further study किया जाता है, further analysis किया जाता है, इसको critically evaluate किया जाता है। पर ये analysis किसके काम के लिए रहेगा? ये study हम किसके लिए करेंगे? कौन decision लेगा? तो decision business खुद का काफी सारे decisions लेने के लिए ये financial statements को analysis करता है, evaluate करता है और फिर decision लेता है। इसके बाद हमने देखे थे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स भी काफी सारे डिसीजंस लेते हैं। क्यों लेते हैं? वो बिजनेस को क्रेडिट दे रहे हैं तो वो चाहते हैं कि ये बिजनेस का लिक्विडिटी पोजीशन क्या है। लिक्विडिटी यानी उनके पास कैश का कैसा पोजीशन है, वो पोजीशन को देखते हुए क्रेडिटर्स डिसीजन लेते हैं क्या हमें इस बिजनेस को क्रेडिट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। एम्प्लॉइज को भी काफी सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। क्या ये बिजनेस हमें अच्छा इंसेंटिव देगा? क्या मुझे फर्दर मेरी सैलरी में ग्रोथ हो सकती है क्या? ये एम्प्लॉय को डिसीजन लेना पड़ता है। इसीलिए ये एनालिसिस को बिजनेस को इवैल्यूएट करना पड़ता है और उनके सामने रखना पड़ता है। उसके बाद हमने देखे थे बिजनेस, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट के लिए भी हमें इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करना पड़ता है। काफी सारे इसके बाद रिपोर्ट्स रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, मेंटेन करने पड़ते हैं ताकि गवर्नमेंट को हम वो रिपोर्ट प्रेजेंट करें और फिर गवर्नमेंट देखेगा कि क्या ये बिजनेस बराबर एक्ट के अनुसार अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक, बैंक्स भी अगर बैंक आपको लोन देती है तो वो चाहती है कि ये बिजनेस के रिपोर्ट्स चेक करे। क्या ये बिजनेस में ऐसी कंडीशन है, क्या इनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी है टू रीपे बैंक लोन। क्या ये बैंक लोन पे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कि फाइंड आउट करने के लिए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फर्दर स्टडी करना पड़ता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके बिजनेस बैलेंस शीट बना के आराम से नहीं बैठता। ये ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट से काफी सारे रिपोर्ट्स हमको बनाने पड़ते हैं। किसके लिए रिपोर्ट्स हम बनाएंगे? अपने लिए, बिजनेस अपने लिए भी बना सकता है। ये बिजनेस रिपोर्ट्स बना के क्या फाइंड आउट करेगा कि ये बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन कैसी है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसी है, क्या ये बिजनेस सॉल्वेंट्स में है या इंसॉल्वेंट में है, बिजनेस का ग्रोथ कैसा है। ये फाइंड आउट करने के लिए ये स्टेटमेंट्स को एनालिसिस किया जाएगा। क्रेडिटर्स क्रेडिट देना नहीं देना ये डिसीजंस के लिए रिपोर्ट्स देखेंगे, एम्प्लॉइज देखेगा, गवर्नमेंट देखेगा, बैंक्स देखेगी। तो ये सब को डिसीजंस लेने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको फर्दर स्टडी करना पड़ेगा। यहाँ तक हम देख चुके थे। फिर ये एनालिसिस करना, ये रिपोर्ट्स बनाना, यानी हमको वापस कुछ ना कुछ प्रोसेस करना पड़ता है। क्या स्टेटमेंट्स को बनाएंगे? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मदद से बिजनेस को काफी सारे रिपोर्ट्स, काफी सारे स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं, जिसमें से मैंने आपको बताया था कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो यानी बेसिकली इसमें कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो बिजनेस बताएगा। कैश का इनफ्लो यानी बिजनेस को जो जो कैश मिल रही है वो इनफ्लो 3 कैटेगरी में बिजनेस को पैसा आता है। फर्स्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जो भी बिजनेस को पैसा मिलता है वो 3 रीजन से मिलता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, रूटीन ट्रांजैक्शन के कारण जो बिजनेस को पैसा मिलता है वो कैटेगराइज किया जाता है अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बिजनेस बेसिकली अपना अमाउंट इन्वेस्ट
करता है असेट में, तो असेट से जो पैसा मिलता है, दैट इज असेट्स बेच के जो पैसा मिलेगा वो हम डिवाइड करेंगे अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, शेयर्स इशू करके, डिबेंचर्स इशू करके, लोन लेके जो पैसा मिलेगा बिजनेस को वो बिजनेस डिवाइड करेगा अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। वैसे ही कैश फ्लो में आउटफ्लोज भी मेंशन किया जाएगा, बिजनेस क्या क्या अमाउंट के लिए पेमेंट करता है, तो अगेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। रूटीन ट्रांजैक्शन में जो पैसा बाहर जाता है दैट इज ऑपरेटिंग। असेट्स से रिलेटेड जो पैसा बाहर जाता है, असेट्स अगर मुझे परचेस करना है तो मेरे लिए कैश बाहर जाएगा, तो वो इन्वेस्टिंग आउटफ्लो रहेगा। एंड फाइनेंसिंग आउटफ्लो, जो शेयर्स को मैंने पे कर दिया, जो शेयर होल्डर को हमने उसका शेयर्स वापस कर दिए, दैट इज रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रीपेमेंट ऑफ लोन, पैसा बाहर जाएगा फॉर शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर क्लासिफाई होगा। तो बिजनेस को ये प्रेजेंट करना पड़ता है कि कौन सी एक्टिविटीज से इनफ्लो हुआ, कौन सी एक्टिविटीज से आउटफ्लो हुआ। जो इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज वेरियस कैटेगरीज में वो शो करेगा, तो स्टेटमेंट कौन सा प्रिपेयर करना है उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट। देन हमने देखा था कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट में इंडिविजुअल फिगर के परसेंटेज कैलकुलेट किए जाते हैं। टोटल असेट में मेरी बिल्डिंग कितने परसेंट हुए हैं, टोटल असेट में से मशीनरी नाम की असेट पे मेरा कितना परसेंटेज इंक्लूड है, ये सारे परसेंटेज को कन्वर्ट किया जाता है अंडर कॉमन साइज स्टेटमेंट। हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाएगा, कैसे कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाया जाएगा। देन बिजनेस बनाता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव यानी इसको हम कंपेयर करेंगे, क्या कंपेयर करेंगे, इनकम को कंपेयर करेंगे प्रीवियस ईयर करंट ईयर के साथ, बैलेंस शीट को कंपेयर करेंगे प्रीवियस ईयर करंट ईयर के साथ, और डिसीजन लेंगे क्या लास्ट ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में मेरा इनकम बढ़ा नहीं बढ़ा, कौन से एक्सपेंस मुझे कम करने हैं, कौन से इनकम्स को मुझे बढ़ाना है। ये कंपेयर करके डिसीजन बिजनेस को लेना पड़ता है। बैलेंस शीट को कंपेयर किया जाएगा, कितनी असेट्स मेरे प्रीवियस ईयर में थी और करंट ईयर में वो कितनी असेट्स हो चुकी है, मेरे कितने पेएबल्स थे लास्ट ईयर, आज कितने पेएबल्स है, इसको कंपेयर करके काफी सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। देन रेशियो एनालिसिस, काफी सारे रेशियोज को हमको इवैल्यूएट करना पड़ता है, हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। रेशियोज मींस रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट को रिकॉर्ड करती हूँ तो ग्रॉस प्रॉफिट का सेल्स के साथ क्या रिलेशन है, कितना ग्रॉस प्रॉफिट मुझे इस साल मिल रहा है, कितना ग्रॉस प्रॉफिट मुझे नेक्स्ट ईयर चाहिए, तो उसके ऊपर मुझे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। कितना नेट प्रॉफिट रेशियो मेरा है, कितने बैलेंस शीट रेशियोज मुझे कैलकुलेट करने हैं, ये सारे कैलकुलेशंस मुझे शो करने पड़ते हैं अंडर रेशियो एनालिसिस। तो इस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के बाद उसमें से डेटा को कलेक्ट किया जाएगा। तो हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करना है कि क्या करना, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से डेटा को कलेक्ट करो, उसको मेथोडिकल क्लासिफिकेशन करो, उससे रिलेटेड काफी सारे रिपोर्ट्स बनाओ और वो रिपोर्ट्स को इंटरप्रेट करो। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स फॉर एनालिसिस इज टू कलेक्ट डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा। एनालिसिस कैसे करेंगे, मेथोडिकल क्लासिफिकेशन, काफी सारे रिपोर्ट्स बना के, एंड सेकंड ऑब्जेक्ट इज टू इंटरप्रेट दैट डेटा। ये जो डेटा आपने कलेक्ट करके मेथोडिकल क्लासिफिकेशन किया है, इसको आपको इंटरप्रेट करना है, यानी आपको इसका मीनिंग लोगों के सामने रखना है। ठीक, तो इस प्रकार ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम एनालिसिस करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे धीरे धीरे करके कि किस तरीके से ये एनालिसिस रिपोर्ट्स हमको प्रिपेयर करने हैं। ठीक, यहाँ तक पहले सभी 2 मिनट में रिवाइज करेंगे, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है इसको रिवाइज करो। काफी सारा सिंपल टर्म्स आपको इस साल है, डिफिकल्ट नहीं है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। पहले यहाँ तक कवर
देखना। अब जैसे बिजनेस बैलेंस शीट को प्रिपेयर करता है, ध्यान सबका देना। बैलेंस शीट हैज टू साइड्स, लायबिलिटीज एंड असेट्स। जितनी लायबिलिटीज होती है उतनी बिजनेस की असेट्स होती है, राइट। अब ये बैलेंस शीट को हम फर्दर इंटरप्रेट करेंगे, इसमें से डेटा को हम कलेक्ट करेंगे और इस डेटा को मेथोडिकल क्लासिफिकेशन लगाएंगे और इसको इंटरप्रेट करेंगे। जैसे P&L होता है, उसको भी मुझे वहां से डेटा को कलेक्ट करना है, मेथोडिकल यानी कुछ तो भी रिपोर्ट्स बनाने हैं और उसको इंटरप्रेट करना है। हम आज कंसंट्रेट करेंगे बैलेंस शीट को कैसे रीड करना, कैसे स्टडी किया जाता है। जैसे बिजनेस में बैलेंस शीट बनानी, दो साइड्स में डिवाइड कर दिया, लायबिलिटीज एंड असेट्स। अब इसको जब मैं एनालिसिस करती हूँ, यानी मुझे इसमें से डेटा कलेक्ट करना है और उसको मेथोडिकल क्लासिफिकेशन यानी उसको कुछ तो भी अलग स्टेटमेंट में मुझे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसमें से मुझे उस डेटा को इंटरप्रेट करना पड़ेगा। ध्यान सबका चाहिए। इस बैलेंस शीट को जब मैं मेथोडिकल क्लासिफिकेशन करती हूँ, यानी इसमें से मुझे और कुछ नई बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी पड़ती है। कैसे बनाएंगे? वर्टिकली। वर्टिकल बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना पड़ता है। वर्टिकल यानी एक के नीचे एक आपको बैलेंस शीट को रिकॉर्ड करना होता है। सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे लायबिलिटीज और उसके नीचे हम रिकॉर्ड करेंगे असेट्स। अब हम स्टडी करेंगे कि बैलेंस शीट को किस तरीके से फर्दर स्टडी किया जाता है और उसको इंटरप्रेट किया जाता है, ठीक। तो बैलेंस शीट में से आपको क्या करना है? पहले लायबिलिटीज रिकॉर्ड करनी है और फिर असेट्स रिकॉर्ड करनी है। बट ऐसा नहीं है कि जो लायबिलिटी है वो एक के नीचे एक लिखी, जो असेट्स है उसको एक के नीचे एक लिखा। नो, इस लायबिलिटी को हम स्टडी करेंगे। कैसे स्टडी करेंगे? लायबिलिटी में हम क्या करते हैं कि कैपिटल्स रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्रेडिटर्स रिकॉर्ड करते हैं, बिल्स पेएबल रिकॉर्ड करते हैं। ये सब चीजें हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं, सबको मालूम है। बट इसको रिकॉर्ड करने का तरीका वर्टिकल में अलग रहेगा। सबसे पहले हम वर्टिकल में लिखेंगे सोर्सेस ऑफ फंड। मैं फॉर्मेट बता रही हूँ, ये फॉर्मेट एकदम आपको लर्न करना है कि किस तरीके से बैलेंस शीट को स्टडी किया जाता है ना, इसको इंटरप्रेट किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। सोर्सेस ऑफ फंड, सोर्सेस ऑफ फंड यानी बिजनेस को कहां से पैसा मिल रहा है। जो हम पैसा लेते हैं वो पैसा हम वापस भी करते हैं ना, इसलिए वो हमारी लायबिलिटी है। जैसे मैंने शेयर होल्डर से पैसा लिया, ओनर्स से पैसा लिया, पार्टनर्स से पैसा लिया, तो वो कैपिटल अमाउंट जो बिजनेस को मिला है वो इनकम है, पैसा मिला है। बट ये मिला हुआ पैसा मुझे शेयर होल्डर को, ओनर को, पार्टनर्स को वापस भी करना पड़ता है। मैंने अगर बैंक से लोन लिया है तो मुझे उसको वापस भी करना पड़ेगा। अगर मुझे क्रेडिटर्स से क्रेडिट दिया है तो मुझे उनको वापस भी करना पड़ेगा, इसलिए वो मेरी लायबिलिटी है। तो सोर्सेस ऑफ फंड, फंड यानी पैसा, ये पैसा आपको कहां से मिला है, दैट इज सोर्सेस ऑफ फंड। कहां से मिलेगा? ओनर से मिलेगा, बराबर। तो सबसे पहले सोर्सेस ऑफ फंड में हम लिखेंगे, फंड में हम लिखेंगे ओनर्स फंड। ओनर्स फंड, ओनर यानी जिसका बिजनेस है, उसने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, आपने ओनर से कितना फंड लिया हुआ है, दैट इज कैपिटल। मैं इसको कैपिटल कहती हूँ, बट जब मैं इसको इंटरप्रेट करती हूँ बैलेंस शीट में, तो मैं उसको क्या कहूंगी? ओनर्स फंड। ओनर्स फंड यानी ओनर ने जो पैसा आपके बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक। शेयर, अगर कंपनीज है तो शेयर होल्डर ने जो पैसा कंपनी में इन्वेस्ट किया है, दैट इज ओनर्स फंड। फिर इसमें क्या आएगा? शेयर होल्डर का एक शेयर कैपिटल आएगा, मैं लिखती हूँ कैपिटल, बराबर। जो जो कैपिटल रहेगा वो सारे सोर्सेस ऑफ फंड में हम रिकॉर्ड करेंगे। फंड यानी पैसा, सोर्सेस यानी कहां से मिला हुआ पैसा। वो सबसे पहले ओनर ने आपको पैसा दिया तो मैंने लिखा ओनर्स फंड, उसमें आएगा कैपिटल। फिर ओनर को
जो पैसा हमको देना है, क्या क्या देना है, प्रॉफिट का पैसा देना है, तो इसमें लिखा जाता है रिजर्व्स, P&L। जो लायबिलिटी में हम लिखते हैं ना, इसमें से हम माइनस करते हैं फिक्टिशियस असेट। फिक्टिशियस असेट्स यानी जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं। एक्यूमुलेटेड लॉसेस हम क्या करते हैं, लॉस उसमें से कैपिटल में से माइनस करते हैं, तो जो आपको मिलेगा टोटल ओनर्स फंड, ओनर का फंड, यानी ओनर में हमको क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसका कैपिटल रहेगा ओनर में, उसको रिजर्व्स देना पड़ेगा, उसमें से उसके लॉसेस माइनस करने पड़ेंगे, तो ये ऐड लॉस करके हमें क्या मिलेगा, टोटल ओनर्स फंड। फिर हम लिखेंगे बोरोड फंड, बोरोड यानी अदर देन ओनर, अगर आपने कुछ लोन लिया हुआ है तो वो मेरा सोर्सेस ऑफ फंड है। सोर्सेस ऑफ फंड यानी पैसा, मिला हुआ पैसा ओनर से भी मिलेगा, अगर मैंने किसी से लोन लिया है तो वो लोन भी मेरे लिए सोर्सेस ऑफ फंड ही रहेगा। तो सोर्सेस ऑफ फंड में सबसे पहले हमने लिखा ओनर से मिला हुआ पैसा, फिर हमने लिखा बोरोड अदर देन ओनर, आपने जो जो पैसा बोरो किया है, हो सकता है आपने बैंक लोन लिया हो सकता है आपने डिबेंचर्स इशू किए हैं, डिबेंचर्स यानी लोन होता है, ठीक, तो जो लोन आपने डिबेंचर्स इशू करके लिया है वो चला जाएगा बोरोड फंड में, तो ये आएगा टोटल बोरोड फंड। और ये ए ओनर का फंड, ये बी रहेगा आपका बोरोड फंड, तो ये मिलेगा फंड अवेलेबल। इस तरीके से आपको बैलेंस शीट को वर्टिकली अरेंज करना पड़ेगा। आपको बैलेंस शीट दी जाएगी, इस बैलेंस शीट को वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि इसको आपको फर्दर स्टडी करो और इसको वर्टिकली अरेंज करो, बट वर्टिकली अरेंज करना यानी जो लायबिलिटी है वो एक के नीचे एक लिख दी, वो जो असेट है एक के नीचे एक लिखेंगे, ऐसा नहीं। इसमें से लायबिलिटी को मैंने पहले दो पार्ट में डिवाइड किया, ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। ओनर्स फंड अगर है यानी जो जो पार्टनर्स से रिलेटेड एंट्रीज होगी उसको मुझे ओनर्स फंड में लिखना पड़ेगा। पार्टनर्स से रिलेटेड एंट्रीज क्या रहेगी, कैपिटल, रिजर्व एंड P&L जो असेट में दिया जाता है, सबको मालूम है। तो जो कैपिटल है उसमें रिजर्व्स हम लायबिलिटी वाला ऐड करेंगे, और असेट में अगर कोई P&L होगा तो हम ये लॉस होने के कारण वो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, तो आपको मिलेगा टोटल ओनर्स फंड। फिर हम देखेंगे बोरोड फंड, ये बोरोड फंड यानी अदर देन ओनर जो आपको पैसा मिला हुआ है, दैट इज बोरोड फंड। तो इसमें कहां-कहां से पैसा मिलेगा, बैंक लोन से मिलेगा, आपको डिबेंचर से मिलेगा, तो ये बनेगा मेरा टोटल बोरोड फंड, और ये कैपिटल और ये बोरोड मिला के टोटल फंड अवेलेबल होगा बिजनेस का। तो इस तरीके से बैलेंस शीट के लायबिलिटीज को पहले मैंने वर्टिकली अरेंज किया, ये वर्टिकल रहेगा हमारा। वर्टिकल बैलेंस शीट, वर्टिकल बैलेंस शीट में सबसे पहले बैलेंस शीट में हम लायबिलिटी साइड लिखेंगे, तो सोर्सेस ऑफ फंड में कैपिटल, ओनर्स एंड बोरोड फंड, दोनों को ऐड करके मिलेगा मुझे टोटल फंड अवेलेबल। सबको समझा है, जितना भी कैपिटल है, रिजर्व है, फिक्टिशियस एसेट्स माइनस करके मुझे ओनर फंड मिलेगा, जितना भी बोरोड फंड है, बैंक लोन, डिबेंचर्स करके मुझे टोटल बोरोड फंड मिलेगा, और कैपिटल और बोरोड को मिला के मेरे पास रहेगा टोटल फंड अवेलेबल। देखो तो जो मैंने किया है बोर्ड पे वो समझा है क्या सब? ठीक ना, अब मुझे लिखनी है असेट्स। असेट्स कैसे लिखेंगे, तो जैसे मैंने यहाँ पे सोर्सेस ऑफ फंड लिखा है, यहाँ मुझे लिखना है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, यानी मिला हुआ फंड को मैं अप्लाई करती हूँ। अप्लाई मींस मुझे ये मिला हुए फंड को यूज करना है, तो
सोर्सेस ऑफ फंड, पैसा जो मिला है वो कहाँ से मिलेगा, ओनर से मिलेगा या आप आउटसाइडर से लेंगे। मिले हुए फंड को अब हम अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करना है यानी ये फंड को आप कहाँ यूटिलाइज करने वाले हो, कहाँ यूज करने वाले हो। सबसे पहले आप यूज करेंगे उसको फिक्स्ड असेट में। देखो मैं यहाँ बैलेंस शीट रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो बैलेंस शीट की एंट्रीज मुझे यहाँ वर्टिकली लिखनी है। मिला लायबिलिटीज वाला फंड यानी ये फंड मिला, ये फंड जब मुझे अप्लाई करना है यानी हम कहाँ इसको यूज करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम कहाँ यूज करेंगे, फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स यानी क्या, जो असेट्स आपको 1 साल से ज्यादा बेनिफिट देती है, 5 इयर्स 10 इयर्स का बेनिफिट जिससे मिलता है उसको हम कहते हैं फिक्स्ड असेट्स। क्या क्या आता है फिक्स्ड असेट्स में, सबको मालूम है क्या क्या आता है फिक्स्ड असेट्स में। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, बहुत सारी असेट्स हैं जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती है। 10 इयर्स 20 इयर्स, तो वो मेरे लिए क्या होती है, फिक्स्ड असेट्स। तो सबसे पहले लिखी जाएगी फिक्स्ड असेट्स। फिर हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स को हम अलग से मेंशन करने वाले हैं, जहां जहां हमने इन्वेस्ट किया है वो सारी इन्वेस्टमेंट्स मुझे फिक्स्ड असेट्स के नीचे लिखनी पड़ती है, इन्वेस्टमेंट्स। एंड देन हम कैलकुलेट करेंगे वर्किंग कैपिटल। यहां सबका ध्यान होना चाहिए, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल हर बिजनेस को कैलकुलेट करना पड़ता है। ये वर्किंग कैपिटल हमें बताएगा हमारा लिक्विडिटी पोजीशन, हमारे पास में जो कैश है वो लिक्विडिटी आपको वर्किंग कैपिटल बताएगा। जितना वर्किंग कैपिटल अच्छा हो, अगर पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल है यानी इस बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है, तो ये वर्किंग कैपिटल को देखते हुए डिसीजंस क्रेडिटर्स लेंगे कि हमने इस कंपनी में, इस बिजनेस में क्रेडिट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। जितना अगर निगेटिव वर्किंग कैपिटल है इसका मतलब है कि इसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है। वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव होना चाहिए, बट बहुत ज्यादा भी पॉजिटिव अच्छा नहीं होता, ये नॉर्मल पॉजिटिव होना चाहिए, तो ही ये लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है। तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है बिजनेस का वर्किंग कैपिटल, कैसे कैलकुलेट की जाती है बिजनेस की लिक्विडिटी, कैसे कैलकुलेट की जाती है बिजनेस की ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कैसे कैलकुलेट की जाती है बिजनेस की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, दैट इज वर्किंग कैपिटल। बिजनेस का कैपिटल कितना वर्किंग में है यानी कितना पैसा वर्किंग में है ये कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट किया जाता है वर्किंग कैपिटल, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल मींस डिफरेंस बिटवीन करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स यानी वो असेट्स जो आपको विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो सकती है, ऐसी असेट्स कहलाई जाती है करंट असेट्स। क्या काम है, करंट असेट्स यानी वो असेट्स जो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट होती है। डेटर्स, डेटर्स अगर मैंने क्रेडिट दिया है डेटर्स को, तो हम डेटर्स को ये नहीं कहेंगे आराम से 10 साल के बाद पैसा दो, नो, डेटर्स से हम विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हमको करना है, दैट मींस डेटर्स इज अवर करंट असेट्स। बिल्स रिसीवेबल मींस अगेन डेटर्स, जो डेटर्स हमें रिटन प्रॉमिस लिख के देते हैं उसे हम कहते हैं बिल्स रिसीवेबल। वो बिल्स रिसीवेबल जो हमने पढ़ा है उसका पीरियड देखो 3 मंथ्स 4 मंथ्स मैक्सिमम 6 मंथ्स हमने देखा हुआ है। इसका मतलब है कि बिल्स रिसीवेबल का पैसा हम विद इन 1 ईयर कन्वर्ट करेंगे कैश में, इसीलिए वो असेट हमारे लिए होगी करंट असेट्स। जो असेट्स आपको 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट करनी पड़ती है वो असेट्स होती है करंट असेट्स। करंट लायबिलिटीज, जो असेट्स आपको विद इन 1 ईयर पे करनी पड़ती है। क्रेडिटर्स, अगर मुझे क्रेडिट दिया है तो विद इन 1 ईयर मुझे वो क्रेडिट वापस भी करना पड़ता है। देन बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट बेसिकली लोन टेकन फॉर शॉर्ट पीरियड, 6 मंथ्स 8 मंथ्स के लिए जो हम लोन लेते हैं बैंक से उसे हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। दैट मींस बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी जरूर है, बट वो विच टाइप ऑफ लायबिलिटी इज, इट इज अ करंट लायबिलिटी। क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट,
कौन सी असेट्स कहलाई जाएंगी, करंट कौन सी लायबिलिटीज कहलाई जाएंगी, करंट लायबिलिटीज। तो इस तरीके से बिजनेस का कैपिटल यानी बिजनेस की कैश कहाँ-कहाँ यूज होती है डेली बेसिस पे, दैट इज वर्किंग कैपिटल। कैसे कैलकुलेट किया जाता है वर्किंग कैपिटल, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स यानी जो असेट्स आपको विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट करती है, एंड करंट लायबिलिटीज मींस आपकी करंट लायबिलिटी यानी जो लायबिलिटी आपको विद इन 1 ईयर पे करनी है। तो वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट किया जाता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे वर्किंग कैपिटल, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो हमको बैलेंस शीट में जब वर्टिकली प्रिपेयर करेंगे तो हमने कैपिटल को अलग मेंशन किया, लोन को अलग मेंशन किया, क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल हम वहां यहां नहीं लिखेंगे, हम क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल जितनी भी करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज है वो मेंशन करेंगे थ्रू वर्किंग कैपिटल। हमें कैलकुलेट करके दिखाना पड़ता है कि व्हाट इज वर्किंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस। कैसे कैलकुलेट होता है वर्किंग कैपिटल, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है करंट असेट्स, बट इसमें करंट असेट्स में भी दो पार्ट में हम असेट्स को कन्वर्ट करेंगे। एक ऐसी असेट होती है जो आपको 1 साल तक आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, और एक असेट ऐसी होती है जो आज भी आप बोलो तो वो कैश में कन्वर्ट हो सकती है। उस असेट को हम कहते हैं क्विक असेट, या उस असेट को हम कहते हैं लिक्विड असेट। एक मिनट है, जो मैंने अभी कहा करंट असेट्स यानी क्या, जो 1 साल के अंदर मुझे कैश में कन्वर्ट मैं कर सकती हूँ, ऐसी असेट्स करंट असेट्स। बट इसमें भी असेट्स को मेरे वापस करंट असेट्स को दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। कुछ असेट्स होती है जो 1 साल तक कन्वर्ट हो सकती है, बट कुछ असेट्स ऐसी होती है जो आज भी अगर आप बोलेंगे तो वो कैश में कन्वर्ट हो सकती है। ऐसी असेट्स को हम कहते हैं क्विक असेट्स और लिक्विड असेट्स। ठीक, तो करंट असेट्स में सबसे पहले हम लिखेंगे क्विक ऑब्लिक लिक्विड असेट। लिक्विड यानी आज जो कैश में कन्वर्ट हो सकती है, आज जो कैश में कन्वर्ट हो सकती है, यानी आपके कैश बॉक्स में जो कैश है वो ऑलरेडी कैश में कन्वर्टेड है, वो है मेरे लिए कैश करंट असेट, बट वो करंट असेट में भी कौन सी असेट रहेगी, लिक्विड असेट, क्योंकि वो कैश में है। बैंक बैलेंस, बैंक में जो कैश है वो ऑलरेडी कैश में कन्वर्टेड है ना, क्या नहीं, वो रहेगी मेरे लिए क्विक असेट, दैट इज लिक्विड असेट्स। उसके बाद मेरे लिए रहेंगे डेटर्स। अगर मैं डेटर्स को आज बोलूं तो मैं उसको कैश में कन्वर्ट कर सकती हूँ। बिल्स रिसीवेबल में इमीडिएट है पीरियड, बट मैं रिटायर भी कर सकती हूँ, तो ये बिल्स रिसीवेबल नाम की असेट भी इमीडिएट कैश में कन्वर्ट हो सकती है। दैट मींस वो करंट असेट्स को हम कौन सी असेट कहेंगे, लिक्विड असेट। एंड हम इसमें नॉन क्विक असेट्स देखेंगे। नॉन क्विक यानी जो है करंट असेट्स 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकती है, बट अगर आप बोलेंगे आज, तो वो आज ही कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती। ऐसी असेट होती है स्टॉक। जरूरी नहीं है ना कि पूरा का पूरा स्टॉक आज ही मैं बेच सकूं, तो स्टॉक को नॉन क्विक असेट कहा जाता है, नॉन लिक्विड असेट कहा जाता है। तो ये नॉन लिक्विड असेट नॉन क्विक असेट्स के अंडर क्लासिफाई होगा स्टॉक। अब हमको क्या करना है, बैलेंस शीट को वर्टिकली अरेंज करना है। तो वर्टिकली अरेंज करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में हम दो प्रकार की पहले लायबिलिटी लिखेंगे, सोर्सेस ऑफ फंड में ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। ओनर के अलावा जो हमने बोरो किया है वो फंड, तो हमने पहले लिखा ओनर्स फंड। ओनर्स फंड में क्या क्या आएगा, कैपिटल, उसका जो जो पार्टनर्स को हम देते हैं रिजर्व, हम P&L को माइनस करेंगे तो मुझे मिलेगा टोटल ओनर्स फंड। बाहर वालों से आपने क्या क्या लॉन्ग टर्म लोन लिख करके रखा है, दैट इज बैंक लोन, डिबेंचर्स, दैट इज लॉन्ग टर्म है, तो ये आएगा टोटल बोरोड फंड। ओनर और टोटल बोरोड को मिला के बिजनेस के पास फंड अवेलेबल हो गया, पैसा मिल गया। अब मिला हुआ फंड को हमको यूटिलाइज करना है, तो मैंने उसके नीचे लिखा एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। हम कहाँ यूज करेंगे, फिक्स्ड असेट्स।
उसके नीचे हमने लिखा जितने भी इन्वेस्टमेंट्स है दैट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। फिर हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मींस हमारा लिक्विडिटी पोजीशन, हमारा कहां-कहां पैसा एक साल में के अंदर हमारा कहां-कहां पैसा यूज हो रहा है, दैट इज योर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल बिजनेस का कैलकुलेट किया जाएगा बाय कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो करंट असेट्स को सबसे पहले लिखा जाएगा, करंट असेट्स यानी वो असेट्स जो एक साल के अंदर आपको कैश में कन्वर्ट करना पड़ता है, दैट इज करंट असेट्स। बट इस करंट असेट्स को वापस दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया। कुछ असेट्स ऐसी होती है जो एक साल तक आपको कैश में कन्वर्ट हो सकती है, बट कुछ असेट्स ऐसी होती है जो अगर आज बोले तो आज ही आपको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे असेट्स को हम कहते हैं क्विक ऑब्लिक लिक्विड असेट्स। तो करंट असेट्स में कैश इज आल्सो करंट असेट्स बट इट इज अ लिक्विड असेट। बैंक is a current assets but it is a liquid asset. Debtors is our current assets but it is also a liquid assets। यानी अगर मैं debtors को कुछ debtors को ऐसा बोल सकती हूँ कि मुझे आज ही पैसे देते हैं, that is debtors is our liquid assets and basis paper। That means all liquid assets are our current assets। जितनी भी liquid assets होती है वो आपकी current assets होती है। तो but all current assets are not liquid assets, यानी सारी current assets liquid assets नहीं होती। current asset में एक asset ऐसी होती है स्टॉक, जो एक साल के अंदर हमको स्टॉक तो बेचना ही है, बट ऐसा नहीं है कि वो आज ही हम बेचेंगे, तो स्टॉक को हम नॉन क्विक असेट्स या लिक्विड असेट्स कह सकते हैं। फिर इसमें से हम माइनस करेंगे करंट लायबिलिटीज। व्हाट इज करंट लायबिलिटीज? जो आपको एक साल के अंदर पे करनी पड़ती है। अगेन इसमें कुछ होती है लिक्विड लायबिलिटीज, उसमें कुछ होती है नॉन लिक्विड लायबिलिटीज। क्विक लायबिलिटीज, नॉन क्विक लायबिलिटीज। क्विक लायबिलिटीज यानी जो एक साल के अंदर तो पे करना ही है, बट अगर आज बोले तो हम आज ही पेमेंट कर सकते हैं। ऐसी लायबिलिटीज दैट मींस क्विक लायबिलिटीज और लिक्विड लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, ये सारी लायबिलिटीज लिक्विड है, अगर मैं चाहूं तो इनको मैं आज ही पेमेंट कर सकती हूँ। नॉन लिक्विड लायबिलिटीज में एक ही लायबिलिटी आती है, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। इसका एक पीरियड होता है तभी हम उसको पे ऑफ कर सकते हैं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज अवर करंट लायबिलिटी। वो करंट लायबिलिटी है क्योंकि इसको मुझे एक साल के अंदर ही पे करना है, बट इट इज नॉट अवर लिक्विड लायबिलिटी। लिक्विड यानी आज अगर मैं बोलूं तो आज उसको मुझे पे करने की जरूरत नहीं होती, दैट इज योर लिक्विड लायबिलिटीज। तो करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करके मुझे मिलेगा बिजनेस का वर्किंग कैपिटल। बट करंट असेट्स हम लिखेंगे पूरे करंट असेट्स, बट मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए आपको बताया कि करंट असेट्स भी दो पार्ट में डिवाइड होती है, लिक्विड नॉन लिक्विड। करंट लायबिलिटीज भी दो पार्ट में डिवाइड होती है, लिक्विड नॉन लिक्विड। लिक्विड यानी आज ही, नॉन लिक्विड यानी एक साल का। ठीक, तो ऐसा आपका करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज को करके मिलेगा आपका बिजनेस का वर्किंग कैपिटल। फिर ये एप्लीकेशंस, ये इन्वेस्टमेंट, ये वर्किंग कैपिटल की टोटल उतनी ही होनी चाहिए जितना आपका टोटल फंड अवेलेबल होगा। जितनी लायबिलिटी उतनी असेट्स की टोटल हमारी होनी चाहिए। ये रहता है वर्टिकल बैलेंस शीट का फॉर्मेट। देखते हैं पेज नंबर 346। सभी आएंगे पेज 346 जल्दी। पेज 346 346 का देखो बैलेंस शीट का फॉर्मेट। वही बैलेंस शीट का फॉर्मेट है जो हम अभी सिर्फ पढ़ रहे हैं। बैलेंस शीट, द बैलेंस शीट नीड टू बी अरेंज्ड इन वर्टिकल फॉर्मेट which is suitable for further analysis. Its format is given below. Dash company limited balance sheet as on। देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। Sources of fund, देखो बैलेंस शीट को मैं जब वर्टिकली अरेंज करूंगी तो मुझे पहले लायबिलिटीज लिखने
हैं। लायबिलिटीज में मैं पहले दो पार्ट में डिवाइड करूंगी, ओनर का और आउटसाइडर का। तो देखो आपको दिया है सोर्सेस ऑफ फंड, ओनर्स फंड ऑब्लिक शेयर होल्डर्स फंड। अगर कंपनी है तो मैं इसको शेयर होल्डर्स फंड कहती हूँ। शेयर कैपिटल सबसे पहले लिखा जाएगा, इक्विटी, प्रेफरेंस। अगर कंपनी है तो कंपनी कैसे कैपिटल रेज करती है, इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस। फिर उन्होंने ऐड किए हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस, P&L जनरल रिजर्व। अगर कंपनी है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम, लेस फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट्स यानी सिंपल मीनिंग समझ लो कि एसेट्स में जो P&L दिया जाता है दैट इज योर फिक्टिशियस एसेट। फिर आता है उसको नेटवर्क दैट इज ओनर्स फंड, टोटल ओनर्स फंड आ चुका है। फिर हमने उसमें ऐड किया बोरोड फंड, बोरोड यानी अदर देन ओनर, जहां से आपने पैसा लिया है, जिससे भी उधार लिया है, जिससे भी लोन लिया है फॉर लॉन्ग टर्म, दैट इज बोरोड फंड। जिसमें उन्होंने दिया है बैंक लोन एंड डिबेंचर्स। बैंक से अगर हमने लॉन्ग टर्म लोन लिया है तो बैंक लोन, डिबेंचर्स ये हमेशा लॉन्ग टर्म ही रहता है, इसीलिए डिबेंचर्स ही हमने बोरोड फंड में यूज किया। तो टोटल फंड अवेलेबल हो गया। तो लायबिलिटीज में से ओनर की लायबिलिटी और आउटसाइडर की लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हमने ऐड की, तो टोटल फंड अवेलेबल हो गया। इतना पैसा बिजनेस के पास आ गया। अब इस फंड को हम यूटिलाइज करेंगे, अप्लाई करेंगे, इसलिए सेकंड पॉइंट दिया है एप्लीकेशन ऑफ फंड। कहाँ यूज होगा, असेट में। तो हमें एप्लीकेशन में लिखनी पड़ेगी सारी असेट्स। सबसे पहले असेट्स हमने रिकॉर्ड की है फिक्स्ड असेट्स, देखो वहां पर भी दिया है फिक्स्ड असेट्स। कौन सी लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, जितनी भी फिक्स्ड असेट्स होती है। फिक्स्ड असेट्स किसको कहेंगे, जो असेट हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती है, ठीक। देन सेकंड आता है इन्वेस्टमेंट, जितनी भी इन्वेस्टमेंट की है बिजनेस में वो सारी इन्वेस्टमेंट को ऐड करो। देन थर्ड उन्होंने कैलकुलेट किया है वर्किंग कैपिटल। कैसे कैलकुलेट किया जाता है वर्किंग कैपिटल, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। जितनी भी शॉर्ट टर्म असेट्स है और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है वो आपको थर्ड पॉइंट में मेंशन करना है। करंट असेट्स उसमें उन्होंने दिए हैं क्विक असेट्स। क्विक मींस लिक्विड, लिक्विड है जो इजीली कैश में कन्वर्ट होती है, दैट इज लिक्विड। क्या क्या इजीली कैश में कन्वर्ट होगा, कैश तो ऑलरेडी कन्वर्टेड ही है, बैंक बैलेंस ऑलरेडी कन्वर्टेड है, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल ये इजीली कैश में कन्वर्ट होती है, इसीलिए वो असेट्स को हम कहते हैं लिक्विड और क्विक असेट्स। तो टोटल क्विक असेट्स आएगा। फिर नॉन क्विक असेट्स दैट इज नॉन लिक्विड असेट्स, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांसेस। स्टॉक आज हमने स्टॉक जो लिया है वो आज ही बेचा जाएगा ऐसा जरूरी नहीं होता, तो वो इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता। प्रीपेड एक्सपेंसेस तो कैश में कन्वर्ट इजीली होते ही नहीं है। एडवांसेस मींस लोन, जो शॉर्ट टर्म लोन होगा वो कोई ना कोई पर्टिकुलर पीरियड के लिए लिया होगा, तो वो इजीली हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ऐसी असेट्स रहेगी आपकी नॉन क्विक असेट्स। तो टोटल नॉन क्विक असेट्स आ गया, टोटल करंट असेट्स क्विक प्लस नॉन क्विक प्लस करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज को भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, क्विक दैट इज लिक्विड एंड नॉन क्विक दैट इज नॉन लिक्विड। जो इजीली हम पे कर सकते हैं दैट इज लिक्विड, जो थोड़ा पीरियड लगेगा पेमेंट के लिए वो रहेगा हमारा नॉन लिक्विड दैट इज नॉन क्विक। तो क्विक लायबिलिटीज में क्या कहेगा, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। नॉन क्विक में आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट, क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर पीरियड होता है तो हम इजीली पे ऑफ नहीं कर सकते। तो टोटल करंट लायबिलिटीज। फिर वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट किया, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। टोटल फंड एम्प्लॉयड या टोटल फंड अप्लाइड जो रहेगा वो उतना ही आएगा जितना लायबिलिटी का टोटल है। तो इसको किस तरीके से प्रेजेंट करना हम पढ़ेंगे। पेज नंबर 347 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं ताकि आपके सारे डाउट्स और क्लियर हो जाए। तो देखो पेज 347 क्वेश्चन 1 सभी पहले रीड करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी लायबिलिटी सोर्सेस ऑफ फंड ओनर की रहेगी, बोरोड क्या रहेगा, कौन सी करंट लायबिलिटी रहेगी, ये सिर्फ पहले पढ़ के फाइंड आउट करो। असेट्स जो दी है वो असेट्स में कौन सी फिक्स्ड असेट्स है, कौन सी करंट असेट्स है, ये सब डिसीजन
है, पहले आप लेंगे पेज 347 क्वेश्चन 1 को हम बैलेंस शीट को वर्टिकली अरेंज करते हैं। तो सभी पढ़ेंगे क्वेश्चन 1। पढ़ लिया? अब आपको दिया है कन्वर्ट द फॉलोइंग बैलेंस शीट इनटू वर्टिकल बैलेंस शीट। आपको छोटी-छोटी बैलेंस शीट दी जाएगी क्योंकि 8 मार्क्स के लिए ज्यादा बड़ा बैलेंस शीट आपको पूछेंगे नहीं, पर बहुत सिंपल है, इसको अटेम्प्ट करना है क्योंकि इसके अगेंस्ट आपको कंप्रेस अकाउंटिंग की थ्योरी आएगी, तो ये कभी भी आसान रहेगा। ये फुल 8 मार्क्स आप ले सकते हो क्योंकि बहुत सारे ये टॉपिक में से बहुत वास्ट है, बट आपको एकदम इनिशियल स्टेज पे ये टॉपिक है तो बहुत सिंपल रहेगा, तो इस 8 मार्क्स हम फुल स्कोर इसमें कर सकते हैं। ठीक है, कन्वर्ट द फॉलोइंग बैलेंस शीट इनटू वर्टिकल बैलेंस शीट। मुझे वर्टिकल यानी एक के नीचे एक बैलेंस शीट को रिकॉर्ड करना है। लायबिलिटीज दी है, एसेट्स दी है, कैपिटल ओनर का रहता है, यानी ओनर फंड हो गया। रिजर्व हम ओनर को देते हैं, यानी ये ओनर फंड में रिकॉर्ड करना है। 12% लोन यानी अदर देन ओनर, हमने और बाहर से लोन लिया यानी ये बोरोड फंड हो गया। करंट लायबिलिटी मुझे वर्किंग कैपिटल में यूज करनी है। ठीक, असेट्स में फिक्स्ड असेट्स मुझे पहले रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट्स पहले रिकॉर्ड करना पड़ेगा, करंट एसेट्स मुझे वर्किंग कैपिटल में यूज करना है। अब इसमें मुझे लिक्विड और नॉन लिक्विड रिकॉर्ड करने की जरूरत है क्योंकि उन्होंने टोटल ही दिया है करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे सभी वर्टिकल बैलेंस शीट। वर्टिकल बैलेंस शीट कोई नाम दिया है क्या? नहीं, एज ऑन 31st March 2019. Make 3 columns. Particulars, amount, particulars, amount। जल्दी से ओपन करेंगे सभी। पर्टिकुलर्स, अमाउंट। आपको फॉर्मेट के अनुसार ही इस बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते जाना है। फॉर्मेट क्या है देख लो, कुछ क्वेश्चन के लिए फॉर्मेट देख देख के करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो देख देख के करेंगे तो अपने आप लर्न हो जाता है। ठीक, तो फर्स्ट हम हेडिंग देंगे सोर्सेस ऑफ फंड। कहां से बिजनेस को पैसा मिला है, मिला हुआ पैसा बिजनेस को वापस भी करना है। ओनर से मिलेगा, ओनर को वापस करेंगे, आउटसाइडर से मिलेगा, आउटसाइडर को वापस करेंगे, इसीलिए उसको कहा जाता है सोर्सेस ऑफ फंड, मिला हुआ पैसा। तो सबसे पहले कहां से मिलेगा? ओनर से, तो लिखेंगे ओनर्स फंड ऑब्लिक शेयर होल्डर्स फंड भी लिख सकते हैं, ओनर्स फंड। पर यहाँ पे हम कंपनी का नहीं दिया है, हमको सिर्फ कैपिटल दिया है यानी ये पार्टनरशिप फर्म का है, तो हमने सिर्फ लिखा ओनर्स फंड। इसमें हमको लिखना है जो जो आपको ओनर को देना है। क्या देंगे ओनर को? कैपिटल। देखो आपको बैलेंस शीट में कैपिटल दिया हुआ है 50,000, मैंने लिखा इसको इनर कॉलम में क्योंकि मुझे टोटल को आउटर कॉलम में ट्रांसफर करना है। फिर ओनर को हम क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, देखो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन में हमने देखा ओनर को कैपिटल के साथ साथ हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स देते हैं, जैसे जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड है क्या चेक करो, यस रिजर्व दिया हुआ है तो ऐड करेंगे रिजर्व, रिजर्व्स 15,000। असेट में अगर P&L होता तो हमने वो P&L क्या किया होता? माइनस किया होता। तो चेक करो क्या असेट में कहीं P&L दिया हुआ है क्या? नहीं, तो लेस फिक्टिशियस असेट लिखो मत लिखो चलता है, नहीं भी लिखते हो लेस फिक्टिशियस तभी भी चलता है। तो कैलकुलेट करते हैं हम, इसको आउटर कॉलम में लेकर के जाते हैं 50 + 5 50
65,000। इस 65,000 को हम हेडिंग देंगे नेटवर्क या ओनर्स फंड भी लिख सकते हो, नेटवर्क नहीं भी लिखते हो तभी चलता है, ओनर्स फंड। फिर हम इसमें नेक्स्ट हेडिंग देंगे बोरोड फंड। नहीं भी होगा तभी भी लिखना ही है ना, क्योंकि ये फॉर्मेट होता है ना, एक आध एंट्री नहीं भी है फिर भी लिखी जाएगी। बोरोड फंड अगर नहीं होगा फिर भी मैं हेडिंग दूंगी बोरोड फंड। बोरोड फंड यानी कैपिटल के अलावा अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया होगा, दैट इज बोरोड फंड। लिया हुआ है क्या? यस, 12% लोन, तो लिखते हैं 12% लोन। 12% इंडिकेट्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको उसकी कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, जो बैलेंस शीट में है वही आपको वर्टिकली बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है। 12% लोन एक ही है तो मैंने इसको डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखा 95,000, यानी ओनर का फंड और ये बोरोड फंड आउटसाइडर का मिला के टोटल फंड अवेलेबल हो गया 95,000। टोटल फंड अवेलेबल हो गया 95,000। ये हेडिंग है, इतना 95,000 हमारा असेट का भी टोटल आना चाहिए। तो 95,000 को मैंने यहाँ क्लोज किया, यानी ये हो गई मेरी लायबिलिटी साइड की टोटल। मैंने करंट लायबिलिटी को कंसीडर क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे करंट लायबिलिटी कहाँ यूज करनी है? वर्किंग कैपिटल में। तो मेरी लायबिलिटी में दो ही लायबिलिटीज आएगी, ओनर एंड आउटसाइडर। तो टोटल लायबिलिटी हो गई 95,000। वर्टिकली लिख रहे हैं तो हमारा असेट इसी के नीचे आएगा, बट असेट को हम नाम देंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। ये फंड को हम अप्लाई करेंगे, दैट इज यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। सबसे पहले इसमें यूटिलाइज करेंगे फिक्स्ड असेट। तो असेट साइड से मुझे जो भी फिक्स्ड असेट्स होगी वो उठानी है, तो मैं चेक करती हूँ असेट में दिया हुआ ही है फिक्स्ड असेट्स, है ना। बहुत सारे असेट्स आपको देंगे भी नहीं, वो आपको फिक्स्ड असेट्स दिया है तो हम फिक्स्ड असेट्स के सामने डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे। अगर इंडिविजुअल असेट्स दी होती तो मैंने उसको अमाउंट के फर्स्ट कॉलम में लिखा होता। तो फिक्स्ड असेट्स 60,000। सेकंड मुझे चाहिए इन्वेस्टमेंट, तो हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट्स। एक ही हेडिंग है और एक ही इन्वेस्टमेंट दी हुई है, तो हम डायरेक्टली इसको अमाउंट के सेकंड कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। अगर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स होती तो मैंने इसको फर्स्ट कॉलम में लिखा होता, फिर आउटर कॉलम में ट्रांसफर किया होता। नाउ नेक्स्ट, वो करंट असेट्स और वो करंट लायबिलिटीज को मुझे अब कैलकुलेट करना है। क्या रिकॉर्ड करके वर्किंग कैपिटल, बिजनेस का लिक्विडिटी पोजीशन तय किया जाता है फॉर बाय शोइंग वर्किंग कैपिटल। बिजनेस का कैपिटल वर्किंग में कितना है ये हम वर्किंग कैपिटल के थ्रू कैलकुलेट करेंगे, और ये वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करके। तो मैंने पहले फॉर्मूला लिखा करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो मैं पहले लिखूंगी करंट असेट्स, मुझे माइनस करके शो करना है तो मैं इसको पहले इनर कॉलम में लिखती हूँ। करंट असेट्स आपको पूरी करंट असेट्स की टोटल दी हुई है 55,000 लेस करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज आपको लायबिलिटी साइड में मिलेंगी 30,000 और ये आएगा 25,000 वर्किंग कैपिटल। जितना वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव रहेगा उतना लिक्विडिटी पोजीशन बिजनेस की अच्छी है। ये कभी नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी करंट लायबिलिटीज ज्यादा है। हमेशा वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव में है, दैट मींस बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी
है एंड बिजनेस की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अच्छी है, ठीक, तो पॉजिटिव में वर्किंग कैपिटल होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी वर्किंग कैपिटल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये इंडिकेशन होता है कि इनका पैसा स्टॉक में ही ज्यादा इन्वेस्टेड है, इनके पास लिक्विडिटी पोजीशन कम है, ऐसा भी हम डिसीजन अगर बहुत ज्यादा होता है तो ये डिसीजन लिया जाता है। तो बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, 55 में से 30,000 है, यानी सफिशिएंट लिक्विडिटी पोजीशन इस फर्म के पास है, इस बिजनेस के पास है। अब हमें 60, 10 और 25 ये असेट की टोटल लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैं अभी सेकंड असेट की टोटल ले रही हूँ। यहाँ मेरा लायबिलिटी का टोटल 95,000 था, तो मेरा असेट का भी टोटल कितना होना चाहिए 95,000, क्योंकि चाहे आप हॉरिजॉन्टल बनाओ बैलेंस शीट या वर्टिकल बनाओ, बैलेंस शीट तो टैली होना ही चाहिए। लायबिलिटीज की 95 और अगर मैं असेट्स चेक करती हूँ 60 + 10 70 + 25 अगेन मेरी असेट कितनी है 95,000। ये फंड अवेलेबल हमने लिखा तो हम इसको कहेंगे टोटल फंड अप्लाइड यानी मेरी असेट की ये टोटल है, जहां जहां मैंने यूज किया मेरे फिक्स्ड असेट्स में मेरा पैसा 60,000 है, मेरी इन्वेस्टमेंट 10,000 है और वर्किंग कैपिटल में मेरा पैसा है 25,000, तो मेरी असेट की टोटल भी है 95,000। दैट मींस ये वर्टिकल बैलेंस शीट को मैंने प्रेजेंट किया और लोगों के सामने रखा, तो हम क्रेडिटर्स, आउटसाइडर्स, जो भी शेयर होल्डर्स है, इन्वेस्टर्स है, वो ये देख के देंगे कि हाँ फंड अवेलेबल इज 95, कहाँ पैसा इतना, कहाँ से इनको पैसा आया है, शेयर में इतना है, अगर लॉन्ग टर्म लोन उन्होंने इतना लिया हुआ है, असेट्स वर्किंग कैपिटल देख के काफी सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो वर्किंग कैपिटल आपको वर्टिकली बैलेंस शीट में मेंशन करना पड़ता है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करते हुए, एंड फिर हमारी ये बनेगी वर्किंग कैपिटल। इस वर्किंग बैलेंस शीट से भी हम आगे में काफी सारे रिपोर्ट्स बनाते हैं। पहले बैलेंस शीट को कैसे एनालिसिस करना, कैसे वर्टिकली अरेंज करना, ये हमने पढ़ा है। कल और एक क्वेश्चन हम वर्टिकल बैलेंस शीट का लेंगे और वर्टिकल बैलेंस शीट ये छोटा टॉपिक को हम एंड करेंगे, बट आपको इस तरीके से ये फॉर्मेट ही आपको हमेशा यूज करना पड़ेगा, ठीक। वर्किंग कैपिटल में लिक्विड नॉन लिक्विड आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज कर सकते हो, ठीक। तो आपको दिया भी वैसे ही जाएगा, बहुत सारी असेट्स नहीं दी जाएगी, करंट असेट्स दिया जाएगा, करंट लायबिलिटीज दिया जाएगा, कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल एंड असेट्स फंड अप्लाइड एंड फंड अवेलेबल का टोटल हमेशा सेम होना चाहिए। तो कल बढ़ेंगे आगे और एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वर्टिकल बैलेंस शीट का और आगे बढ़ेंगे।